हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी एकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है यूजीसी, और जितने भी नए क्वेश्चन पूछता है वो इनके आसपास से ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक वीडियो और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारे नए बन सकते हैं आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो पूछा गया था मनी सप्लाई से पूछा गया था, और एक ही पेपर में मनी सप्लाई से जो है दो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मनी सप्लाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई टॉपिक। इनके बारे में जो कैंडिडेट को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि M1 में क्या आएगा, M2 में और M3 में, M4 में। हम इसे जो है आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा क्या गया था। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द एलिमेंट गिवन बिलो इन द सम ऑफ द पार्ट ऑफ द M4 मनी पार्ट में जो सप्लाई है M4 मनी, इसमें जो है कौन कौन से आते हैं इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, कौन कौन से आते हैं। ब्रॉड मनी M3, हाँ M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसमें जो है टोटल जितनी जमाएं हैं वो भी किस में आती है, M4 के अंदर में आती है। जो M4 होता है वो इक्वल होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर जो है पोस्ट ऑफिस की जो टोटल डिपॉजिट है, जो FD वगैरह है वो सभी आ जाती है, और M3 भी जो है आ जाती है। और M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। M3 और M4 ये दोनों कौन सी है, ब्रॉड मनी है। ये दोनों कौन सी है, ब्रॉड मनी है। और M4 जो है इक्वल होता है M3 प्लस डाक सेविंग बैंक है उसकी सारी बचते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी हमें गिवन है ए में, ओनली A एंड B। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉड मनी भी है ये, और M3 प्लस टोटल डाकघर की बचतें इक्वल टू M4 होती हैं। इसे आगे भी हम अच्छी तरह समझेंगे। मैंने इसके लिए एक चार्ट जो है इसमें इंक्लूड किया है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो M1 से पूछा गया था। यानी कि एग्जामिनर देखो कि एक ही पेपर में दो क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। एक जो है M4 के बारे में पूछ रहा है, एक जो है M1 के बारे में पूछ रहा है। तो अगर कैंडिडेट को अच्छे से पता है कि M1 में क्या आएगा और M4 में क्या आएगा तो ईजिली जो है सोल्व कर सकता है। जो M1 है, अब इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द मनी सप्लाई मेजर M1। जो मनी सप्लाई का मेजर दिया है M1, इसके अंदर जो है कौन कौन से आते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा इससे और नया बन सकता है कि जो ये फोर सप्लाई के जो वे है, क्लासीफाई किया है RBI के द्वारा M1, M2, M3, M4, ये कब किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1977 में RBI के द्वारा क्लासीफाई किया गया मनी सप्लाई को। कब किया गया, 1977 में। और जो मनी सप्लाई को क्लासीफाई किया था, एक M0 भी है, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है और एक M4 है। इनमें से जो M1 और M2 है ये कैसी मनी है, नैरो मनी है। नैरो मनी क्यों है, क्योंकि इसको हम जो है ईजिली जो है निकलवा सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी जो लिक्विडिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है। और M3 और M4 में हमारे बड़े बड़े जो डिपॉजिट है वो सभी आ जाते हैं, और ये कैसी मनी है, हमारी ब्रॉड मनी है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया कि M3 और M4 हमारी कैसी मनी है, ब्रॉड मनी है, और M1 और M2 हमारी क्या है, नैरो मनी है। और यही से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये M1 और ये M2 है, इनकी लिक्विडिटी कैसी है, बहुत हाई है, और M3 और M4 की लिक्विडिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा लो है। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी किसकी है, तो ये M1 की है। M1 की जो है लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसको जो है ईजिली जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। तो सबसे आगे कौन सा होता है, M1। इस तरह के जो है इक्वेशन देकर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है क्लियर होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नैरो मनी है वो कौन सी है, M1, M2, ब्रॉड मनी है M3, M4, और सबसे बड़ी हाई लिक्विडिटी किसकी है, M1 की है। अगर पूछ लिया जाए कि M1 से M4 की तरफ जाने पर मुद्रा की तरलता कैसी होती है। M1 से जब M4 की तरफ जाते हैं, जब M1 से M4 की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, मुद्रा की तरलता क्या होती है, घटती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी तरलता हाई है, लिक्विडिटी हाई है, किसी भी टाइम जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। और इसकी क्या है,
कम है, यानी कि मुद्रा की तरलता तो घटती है, पर बाजार, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बाजार की तरलता क्या होगी, बाजार की तरलता क्या होगी, बाजार की तरलता बढ़ती है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि बाजार की तरलता के अकॉर्डिंग जो मनी सप्लाई है वो कौन सी किसकी सबसे हाई है, ये है M4 की। अगर बाजार की तरलता से क्वेश्चन पूछे कि बाजार की तरलता की जो मार्केट लिक्विडिटी है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाई कौन सी है, M4। अगर बाजार की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, यदि पूछे कि मुद्रा की तरलता से पूछे तो वो कौन सी है, M1 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि यहीं से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था M1 में क्या क्या आता है। M1 में हम सभी जानते हैं कि M1 मोस्ट जो है ये नैरो मनी है और ये इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसे जो है ये जो है कैश ही होता है जो पब्लिक के पास है, बैंक के पास जमा है, और चालू जो बैंक के पास चालू खाते में पड़ा है, सेविंग खाते में पड़ा है, रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। यानी कि जो करेंसी बैंक के पास है, पब्लिक के पास है, चालू खाते बैंक खाते में जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास है, और रिजर्व बैंक के पास है, यानी कि जो बिल्कुल नज़दीक में है कैश के, वो आती है इसके अंदर। तो ऑप्शन हमें गिवन है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इसमें जो दिया है डिमांड डिपॉजिट आ चुकी है हमारी और करेंसी आ गई है, और M1 में हमारी यही आती है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। और जो दूसरा ऑप्शन हमें गिवन है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, अदर डिपॉजिट ओवर द ईयर, इसमें ओवर द ईयर लिख चुके हैं, यानी कि इसमें FD आ चुकी है, ये इसका आंसर नहीं है M1 का। करेंसी विद द पब्लिक प्लस ऑल बैंक डिपॉजिट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें भी जो है करेंसी विद पब्लिक पोस्ट ऑफिस, इसमें पोस्ट ऑफिस आ चुका है, ये भी नहीं है। M1 के अंदर आता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। जो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है वो RBI के पास है, चालू खाते में, बचत खाते में, यानी कि कैश के फॉर्म में जो जल्दी जो है कन्वर्ट हो सकती है वो आती है M1 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर A। और इसका एक स्पेशल चार्ट भी हम लेकर आए के लिए, ये चार्ट है, यहाँ से हमारे हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें जो है अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि रिजर्व मनी M1 अगर M0, इस बार जो है एग्जामिनर पूछ सकता है M0 से क्वेश्चन कि M जो 0 है इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, एक रिजर्व मनी। ये क्या है, एक रिजर्व मनी है जो करेंसी है हमारी सर्कुलेशन में है, और बैंकर्स के पास डिपॉजिट है, बैंकर डिपॉजिट विद द RBI के पास डिपॉजिट है बैंकों की, या फिर अदर डिपॉजिट है RBI के पास, यानी कि RBI के पास है या बैंकों की डिपॉजिट है RBI के पास। जो करेंसी सर्कुलेशन में है कि जो चल रही है, चलन में है, वो सारी किस में आती है, M0 में, और M0 को हम रिजर्व मनी भी कहते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है कि M1 में क्या क्या आता है। इसमें करेंसी आती है, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक डिमांड आता है, और डिपॉजिट विद द RBI के पास भी आती है, के पास जो पैसा है, और जो बैंकों के पास है पब्लिक का, और जो करेंसी पास है पब्लिक की वो आती है M1 में। और ये सबसे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता होती है, और ये जो है नैरो मनी है। M2 में जो जितनी भी M1 में आ चुकी है वो सभी इसमें आ जाएंगी M2 में, यानी कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, इसमें क्या जाएगी, पोस्ट ऑफिस की बचती आ जाएगी। और तीसरे में क्या आ जाएगी, M1 भी आ जाएगा, और FD ऑफ द बैंक, जो बैंकों की FD है। FD क्या होती है, जो हमें फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो होती है FD। यानी कि M3 में हमारी क्या आ जाएगी, M2 प्लस FD आ जाएगी, किसकी, बैंकिंग की। और जो 2 है इसमें क्या जाएगी, इसमें सिर्फ सेविंग आए, किसकी, पोस्ट ऑफिस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो M2 है इसमें सेविंग आती है, और जो M4 है इसमें क्या जाती है, टोटल जो सेविंग है, जो मतलब कि FD है। ये बात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। यहीं पर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि जो M1 है इसके अंदर जो करेंसी आती है जो पब्लिक के पास है, और जो बैंक के पास उनकी डिमांड डिपॉजिट है, और जो RBI के पास है, वो सारा आ गया M1 में। और M2 में क्या आ गया, M2 में जितना भी M1 में हमारा आया वो भी सारा आ गया, और उसके साथ जो क्या आ गया, पोस्ट ऑफिस की
डिमांड डिपॉजिट, जो सेविंग है पोस्ट ऑफिस की, जो डिमांड डिपॉजिट है वो आ चुकी है। और M3 में क्या, M2 का सारा आ जाएगा जितना भी M2 में है, और प्लस जो FD है बैंक की, किसकी, बैंक की, वो आ जाएगी। और जो M4 है इसमें M3 के सभी आ जाएंगे सोर्स, और प्लस क्या आ जाएगी इसमें, इसमें जो आ जाएगी पोस्ट ऑफिस की FD, क्या आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस की FD जो है आ जाएगी। ये इसका सिंपल फॉर्म है याद करने का, इतना ज़्यादा ध्यान से करने की जरूरत नहीं है। मेन सी बात है कि जो फर्स्ट है इसमें जो है सारा कैश की फॉर्म में है, दूसरे में M1 प्लस किसकी, बैंक की, उसकी सेविंग बैंक की आ जाएगी, तीसरे में जो है बैंक की FD आ जाएगी, और चौथे में जो है पोस्ट ऑफिस की जो है FD आ जाएगी। यानी कि 3 और 4 में क्या आएगी, हमारी FD आएंगी। 3 में हमारी बैंक की FD और 4th में हमारी पोस्ट ऑफिस की FD आएगी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था और यहाँ से तो आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा अलग सा दिखाई देता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट गिवन थी, हमें दी गई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS इज टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट लॉसेस सफरिंग फ्रॉम द बाय देम ड्यू टू क्रॉप फेलियर ऑफ द अकाउंट ऑफ नेशनल कैलमिटीज। और द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये नई स्कीम लॉन्च हुई है NAIS, इसकी फुल फॉर्म भी जो है पूछ सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट ईयर। NAIS की फुल फॉर्म क्या होती है, द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये एग्रीकल्चर से संबंधित स्कीम है और ये कब प्रभाव में आई, 1999-2000 के बीच जो है प्रभाव में ये आई है। और ये क्या है, ये CCIS की जगह जैसे रिप्लेस किया गया है, इसे CC कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये CCIS क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये आई थी 1985 में। क्रॉप की जो फेलरिंग थी, जो फार्मर्स को हार्म होता था, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम थी, इंश्योरेंस स्कीम थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसे जो है बनाया गया था एग्रीकल्चर को अच्छे से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। पर इसे जो है रिप्लेस कर दिया गया है हाल फिलहाल में ही 1999-2000 में, किस में, NAIS में, NAIS में के द्वारा जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया है। और जो हमें ऑप्शन गिवन है और पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा जो है और नहीं है। हम जानते हैं कि NAIS किस लिए बनाया गया है, जो फार्मर है उनकी किसी भी प्रकार से अगर उनकी जो फसल है वो नुकसान हो जाता है, जैसे कि हेल स्टॉर्म से या फिर पेस्ट से या डिसीज, कोई डिसीज आ गई फसल के अंदर, या फिर कोई ड्रोट आ जाएगा, या फिर कोई फ्लड आ गई, उसकी वजह से जब वो फसलें ख़राब हो जाती हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए स्कीम जो है लॉन्च की गई है। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ A and B। जिसमें पूछा गया है दोनों ही इसके आंसर है। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज़ अवेलेबल टू ऑल द फार्मर बोथ लोन एंड नो लोन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ होल्डिंग। जो साइज ऑफ होल्डिंग है उनकी खेत का, उसके अकॉर्डिंग ये लोन भी देते हैं और नॉन लोनेबल भी है। जैसे एक्स्ट्रा अधिक जो सहायता है बिना लोन के, वो उस प्रकार की सहायता भी प्रोवाइड करती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, A and B। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो है अक्सर पूछता है UGC नेट में, डिफरेंट टाइप से पूछता है। कई बारी जो हो टर्म ऑफ ट्रेड से पूछ लेता है, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंस का ये क्वेश्चन है और इसकी भी एक वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। यहाँ से हर साल जो है एक क्वेश्चन पक्का होता ही है। द होल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन कब पड़ेगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब पड़ेगा एक कंज्यूमर के ऊपर और कब पड़ेगा एक जो है प्रोड्यूसर के ऊपर। ये दो बातें ध्यान रखने लायक है कि कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन कब डलेगा और एक प्रोड्यूसर के ऊपर जो है कब पड़ेगा। एक प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ेगा कब पड़ेगा, जब जो है डिमांड है, यानी कि जब जो है मांग है वो क्या है, बेलोच है। क्या है, बेलोच है। जब वो बेलोच है और जब वो लोचदार है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी इकोनॉमिक्स जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, बेलोच और लोचदार।
कंज्यूमर के ऊपर तब इसका सारा भार पड़ेगा अगर जो है मांग कैसी है, बेलोच। अगर मांग जो है बेलोच है, बेलोच का मतलब है कि बिना लोच के, बिना किसी चेंज के, जिसमें जो है चेंज होने की संभावना जल्दी नहीं होती या फिर होती ही नहीं है, क्योंकि जो बेलोचदार वस्तुएं होती हैं इनकी मांग है वो ऐसी वस्तु होती है जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनके बिना हम जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और लोचदार वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ हद तक जो है हम दूसरी चीज़ों के द्वारा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से होती है लोचदार मांग। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जामिनर कि सारा बर्डन कब पड़ेगा, जब कंज्यूमर की मांग कैसी होगी, बेलोच यानी कि बिना लोच के, बिना जो है इन इलास्टिक, इंग्लिश में से कहेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्या होता है, बेलोच। जब जो है डिमांड कैसी होगी, बेलोच होगी। जैसे कि हमारी दूध की मांग है, चीनी की मांग है और आटे की मांग है, ये ऐसी मांग है जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी मांग कैसी है, बेलोच। दवाई की मांग है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बढ़ा दे प्रोड्यूसर, जो कंज्यूमर है उसे वो हर कीमत पे खरीदेगा, क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सारा बर्डन किससे पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा। और इसके दूसरी तरफ अगर मान लो जो कंज्यूमर की मांग है वो कैसे लोचदार है, मान लीजिए कि इसे सैमसंग का टीवी है और दूसरा जो है हमारा हायर का टीवी है। सैमसंग का टीवी कितना भी हाई हो जाए तो हम क्या हायर का परचेज कर लेंगे। अगर हायर का महंगा हो गया तो हम जो है किसी और कंपनी का खरीद, गोदरेज कंपनी खरीद लेंगे। यानी कि ऐसे में क्या होती है, मांग लोचदार। मांग लोचदार है यानी कि एकदम से जो है उपभोग, जो कंज्यूमर है वो दूसरी तरफ जो है खिसक सकता है। ऐसी मांग को हम कहते हैं लोचदार। जब मांग की जो होगी लोचदार यानी कि इलास्टिक होगी, उसमें भी सारा बर्डन किससे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सारा बर्डन कब पड़ेगा, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द सप्लाई ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक। जो सप्लाई है वो कैसी है, इन इलास्टिक, और जो डिमांड है वो कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड जो है इलास्टिक है, यही से देख लो कि जब डिमांड जो है इलास्टिक है यानी कि चेंज होने वाली है, तो सारा बर्डन किसे पड़ेगा, किसे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। पर इसमें किसे पूछा है, कंज्यूमर के ऊपर पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज सेम एज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इसमें सेम कहा गया तो ये भी नहीं आएगा। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इन इलास्टिक। जो डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक है यानी कि बेलोच है। जब इन इलास्टिक है, बेलोच है, तब हर कीमत पर जो है कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, चाहे प्रोड्यूसर कितनी भी महंगी उसकी कीमत रख दे। तो ऐसे में सारा भार किसे पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जीएसटी से भी क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है, डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछता है। ऑन विच डेट द ईयर जीएसटी बिकम इफेक्टिव। जीएसटी कब इफेक्टिव हुआ, कब जो है लागू हुआ इंडिया में। जो जीएसटी है वो इफेक्टिव हुआ या इसे कहिए लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। और यहीं से हमारा क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले जो जीएसटी था वो किस विश्व में, किस देश में लागू हुआ था। ये हुआ था 1954 में। कब, कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये हमारा बनता है, और ये प्रीवियस ईयर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो जीएसटी है वो हमारा किस देश के मॉडल पर आधारित है। ये हमारा है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा के मॉडल पर आधारित है हमारा जीएसटी मॉडल, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और सबसे पहले विश्व में फ्रांस ने 1954 में जीएसटी को अपनाया। अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में सबसे पहला ऐसा राज्य कौन था जिसने जीएसटी को अपनाया, ये था असम। और एक और क्वेश्चन कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कितने सदस्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं। इसमें 33 सदस्य है। और जो जीएसटी है इसे किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है, 122वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है जीएसटी से कि जो जीएसटी है, जब जीएसटी को लागू किया गया उस समय पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी हैं। जो हमारे कंपटीशन है इनसे अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है, आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कंपटीशन का लेके आए हैं, बाकी एक ही एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जो है कंपटीशन से पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था विच अमंग द
फॉलोइंग मार्केट फॉर्म लीड टू मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज को हैं मार्केट में उसको एफिशिएंटली एलोकेट करता है। कौन सा कंपटीशन में होती है? ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी से जो जितने भी रिसोर्सेज है एलोकेशन हो जाती है उनकी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो अक्सर जो है यूजीसी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है ये हमारा इकोनॉमिक्स जितनी भी चलती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही चलती है। मतलब कि जितनी भी इकोनॉमी में अप डाउन होते हैं उनके ऊपर सारा कंट्रोल जो है फाइनेंस कमीशन ही रखता है मोस्टली। पर जो पूछा गया था कि किसके प्रेसिडेंट के पास जो इम्पावर होती है अपॉइंट करने की, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है? 280 आर्टिकल के तहत जो है करता है। और जब फाइनेंस कमीशन पहली बार बना था इंडिया में, कब बना था? 22 नवंबर 1951 को पहली बार जो है फाइनेंस कमीशन बना था, 22 नवंबर 1951 को। और जब फाइनेंस कमीशन बना था उसमें पे अध्यक्ष कौन थे? फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी उसमें पे अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए अब कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन बना हुआ है? अब बना हुआ है 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन। और इस 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अब कौन है? एन.के. सिंह हैं। और पहले कोई कौन थे? के.सी. नियोगी थे। और इसमें जो सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, एक इनका मेन अध्यक्ष होता है और 4 जो इनके सदस्य होते हैं। इसमें से 4 में से 2 स्थायी होते हैं और 2 जो है अस्थायी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ट्रेजरी बिल है ये क्वेश्चन है मैचिंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें गिवन है। इसमें मैचिंग करने से क्वेश्चन जो है पूछता है यूजीसी। जो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, रेपो रेट और एसडीआर, ये हमारे क्या हैं? ये मनी इंस्ट्रूमेंट है। मनी को किसी को अगर गवर्नमेंट को चाहिए या फिर प्राइवेट कंपनी चाहिए तो इनके थ्रू ही मार्केट से जो फंड को रेज करते हैं, ये वो रिसोर्सेज है, मनी इंस्ट्रूमेंट है। और ये लिस्ट है कि कौन इन्हें जो है लेता है, तो इनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? हमारा प्राइवेट से कंपनी इशू करती है। रेपो रेट हमारी कौन डिसाइड करती है? आरबीआई करती है। और एसडीआर जो है आईएमएफ जो है, आईएमएफ की करेंसी, बास्केट करेंसी है इसका, उसको जो है एसडीआर बोलते हैं। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 3 गिवन है, और बी का जो है 4 गिवन है, और सी का जो है 1 गिवन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे अब एक बार डीपली ध्यान से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कुछ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ट्रेजरी बिल है इसे कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। और पहली बारी इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में, इसकी जो पहली बारी इंडिया में शुरुआत हुई थी। और जो ट्रेजरी बिल है इसको इशू कितने टाइम के लिए किया जाता है? इनकी अवधि क्या है? 1 साल या इससे भी कम, 1 साल या इससे भी कम की जो है इसकी अवधि होती है। जो ट्रेजरी बिल है इसकी अवधि होती है 1 साल या इससे भी कम की। और इससे क्वेश्चन और हमारा बनता है कि इसे जो कितने प्रकार से जो है इशू करती है। एक तो करती है 91 डेज़ के लिए, एक करती है 182 डेज़ के लिए, और एक करती है 364 डेज़ के लिए। तीन प्रकार से जो है इशू करती है हमारी गवर्नमेंट, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। इसी तरह के नए क्वेश्चन जो है बनाता है यूजीसी नेट। इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा यूजीसी नेट कि जो इनमें से कौन सा नहीं है ट्रेजरी बिल इशू करने की अवधि। तो इसमें से जैसे नेक्स्ट है कुछ 580, कुछ और भी लिख सकता है। हमें पता होना चाहिए कि 91 डेज़ के लिए भी होता है, 182 डेज़ के लिए भी और 364 डेज़ के लिए भी होती है ट्रेजरी बिल की अवधि। और जो कॉमर्शियल पेपर है ये कब से इशू किए गए हैं इंडिया में? 1990 में जो इसकी शुरुआत की गई,
और जब प्राइवेट कंपनी है शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग के लिए कॉमर्शियल पेपर का यूज करती है इशू करने का। जैसे कि कई बार जब हम जो प्रोड्यूसर है वो माल को प्रोड्यूस करने के बाद जो सेल होता है उसके बीच में काफ़ी सारा लैग होता है, और लैग के लिए जो टाइम होता है 3-4 महीने का, जब उन्हें पेमेंट मिलने में लगती है उस समय पर जब उन्हें अपने डेली रूटीन के काम चलाने पड़ते हैं उसके लिए वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। उस वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए मार्केट से क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं। और जो कॉमर्शियल पेपर है ये क्या है, एक किस्म का प्रोमिसरी नोट है जिसे ईजिली जो है फंड रेज कर लेती है प्राइवेट कंपनीज। और इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में 1990 से। और इसकी अगर अवधि की बात की जाए कि इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है मिनिमम बात की जाए तो 7 दिन, और मैक्सिमम जो है बात की जाए तो 1 साल की जो है अवधि होती है। अब बात आती है रेपो रेट की। रेपो रेट हमारा कौन डिसाइड करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई की स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई। और आरबीआई से हमारा क्वेश्चन एक और बनता है कि जो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 अधिनियम के तहत। अगर अधिनियम पूछ लिया तो 1934, वैसे आरबीआई की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में 1 अप्रैल को। और जो रेपो रेट है ये क्या है, इस रेट पर जो है कॉमर्शियल बैंक जो है लैंडिंग करती हैं कैश को, किससे, आरबीआई से करते हैं रेपो रेट पर। और जो रेपो रेट है ये अगर इस समय की बात की जाए तो कितनी है, 3.35 है इस समय पे इंडिया की। और अगर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना जो है एस्टिमेट किया गया है, ये आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 के लिए एस्टिमेट किया गया है वो कितना किया गया है, 10.5। 10.5 जो है जीडीपी ग्रोथ की संभावना की गई है, ग्रोथ होने की जीडीपी में। और जो इस समय पे रेपो रेट है वो कितनी है, 3.35% है। और एक क्वेश्चन हमारा बनता है एसडीआर से। एसडीआर से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट है। और इसे जो है कब बनाया गया, आईएमएफ के द्वारा 1969 में बनाया गया। अगर बात की जाए कि आईएमएफ कब बना, आईएमएफ बना हमारा 27 दिसंबर 1945 को बना हमारा आईएमएफ। और जो ये एसडीआर है ये इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। और जो एसडीआर है ये क्या है, एक बास्केट है। ये क्या है, एक बास्केट है, यानी कि एक टोकरी है। किसकी, करेंसी की टोकरी है। किसकी, करेंसी की टोकरी है। इसके अंदर कितनी देश की जो है करेंसी शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसडीआर में जो करेंसी बास्केट है इसमें कितनी जो है करेंसी आती है। इसमें आती है 5 करेंसी। इन 5 देशों की करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो 5 जो है करेंसी कौन सी है। वो 5 जो करेंसी हैं वो हैं, पहली जो है हम सभी जानते हैं अमेरिका की, दूसरी जो है यूरोप की, और तीसरी जो है चाइना की, और चौथी जो है जापान की, और 5वीं है ब्रिटेन की। जो अमेरिका है इसका हम सब जानते हैं कि डॉलर है। और जो यूरोप है इसकी क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है। और जो चाइना है इससे क्वेश्चन बनता है नया कि जो चाइना की कौन सी करेंसी को शामिल किया गया। चाइना की रोन मिनबी करेंसी को शामिल किया गया है इसमें। और रोन मिनबी कौन सी करेंसी है, ये किसकी है, चाइना की है। और कब इसको शामिल किया गया एसडीआर में, 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना की 2016 में शामिल किया गया है रोन मिनबी को। और जापान की कौन सी है, जापान की येन है। और ब्रिटिश का क्या है, जो ब्रिटेन है इसे क्या है, पौंड है। ब्रिटेन का पौंड है, जापान का क्या है, येन है। चाइना की रोन मिनबी को शामिल किया गया है करेंसी में 2016 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी जो है करेंसी शामिल है, 5 जो है करेंसी शामिल है एसडीआर में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि जो ये एसडीआर है इसमें सबसे ज़्यादा रेशो जो है किस देश की जो है करेंसी का होता है, ये है अमेरिका का सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसमें, 41% कुछ ऐसा है, सबसे ऊपर अमेरिका है। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है यूरोप। कौन सा आता है, यूरोप आता है दूसरे नंबर पर, इसका कुछ 39% कुछ है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा चाइना, जिसका 10 पॉइंट कुछ आता है। यानी कि पहले नंबर पर पूछी जाए तो अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चाइना है, और सबसे लास्ट नंबर पर है ब्रिटेन।
यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो RBI है इनकी इसके द्वारा जो भी फाइनेंस कंट्रोल करने की ये जो टेक्निक है इनकी, जैसे कि क्वालिटी और क्वांटिटीज़ के अंडर में आती है RBI की ऑपरेशन रिसर्च जो है ये एक किस्म के, कि ताकि जो है मनी को कैसे सप्लाई को रोका जा सके, उसके लिए जो RBI है उनके द्वारा जो बनाए गए हैं ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSFR। तो हमें अगर पता हुआ कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और SLR क्या है और MSFR क्या है, तभी जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में और SLR के बारे में और MSFR के। रेपो रेट वो होती है जिस पर जो है कॉमर्शियल बैंक जो है अक्सर जो है वो लेते हैं, लैंडिंग करते हैं किससे, RBI से पैसे लेते हैं रेपो रेट के। तो रेपो रेट क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। रेपो रेट पर जो है देता है RBI बैंकों को कैश। और रिवर्स रेपो रेट वो सिचुएशन होती है जब जो है RBI ही जो कॉमर्शियल बैंक है इनसे पैसा लेता है, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है RBI। और इसमें क्या करते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो पैसा लेते हैं RBI से, इसमें लेते हैं रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक जो है लेते हैं, और रिवर्स होता है उल्टा, उसमें RBI से कॉमर्शियल बैंक जो है लेते हैं। क्लियर हुआ। SLR एक लिक्विडिटी फॉर्म में जो है कैश को रखना पड़ता है बैंकिंग को। ये एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको अपनी कोई भी बैंक है उसे अपनी जितना भी उसके पास पैसा है उसका एक SLR रेशो एक लिक्विडिटी फॉर्म में रखना पड़ता है अपने पास। और MSFR एक है, ये जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है किसी भी बैंक को, ये लैंडिंग जो उसे लेनी पड़ती है एकदम अचानक से, चाहे वो मिडनाइट को भी हो, तो वो होती है MSFR। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हाई रेट किसका होता है और सबसे कम किसका। सबसे ज़्यादा अगर हाई रेट की बात की जाए तो वो होता है हमारा SLR का। SLR का सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है, किसका होता है, SLR का होता है सबसे ज़्यादा हाई। और रेपो रेट अगर इसका राइट आंसर है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिवर्स रेपो असेंडिंग पूछा है, सबसे कम है रिवर्स रेपो रेट इसमें है 3%। और रेपो रेट क्या है इसमें पे 3.35%। और MSFR है इस टाइम 4.25%। और SLR है हमारी इस समय पे 18%। यानी कि अगर देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर D, क्योंकि रिवर्स रेट हमारे इस समय 3 है और सबसे कम यही रखी जाती है, क्योंकि इसमें RBI जो है उल्टा लोन लेता है, किन से लेता है, कॉमर्शियल बैंकिंग से लेता है। रेपो रेट जब वो खुद देता है, MSFR जो इमरजेंसी के टाइम पे लेते हैं बैंकिंग, और SLR होता है एक लिक्विडिटी रेशो जो बैंक अपने पास ही एक अलग रेशो बना के रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। और विच ये क्वेश्चन हम डिस्कस आई थिंक कर चुके हैं। विच अमोंग दी फॉलोइंग मार्केट फॉर्म लीड टू मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो जितने भी रिसोर्सेज हैं मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट जो है एलोकेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।